said to be consistent if its solution one or more exist. नेक्स्ट सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आज की समस्या देखिए, हम 1 घंटा पहले, लगभग 1 घंटा पहले ग्रुप में मैसेज कर दिए कि 4:15 से मैथ्स की क्लास होगी। एग्जैक्ट 4:15 में विजय सर लिंक भेज दिए। आप लोग चर्चा नहीं किए थे क्या उनकी क्लास में? ऋषु, आप ज्वाइन किए थे क्लास विजय सर का? तो आप लोगों में कोई ज्वाइन नहीं किया था विजय सर की क्लास? ऐसे नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि जब मैसेज ऑलरेडी आ चुका है कि वो भी 1 घंटा पहले कि 4:15 से मैथ्स की क्लास होगी, घुसाते हैं बीच में। तो फिर हमको भी वही करना पड़ेगा, तो अपना रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। सीनियर है, रिस्पेक्ट है, तो कुछ नहीं बोलते हैं। खैर, लिखिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम, लिखिएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसलिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम बोल दिए थे कि आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। इनका छूट जाएगा तो क्या दिक्कत है। A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist उसके बाद फिर हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम of linear equations using inverse of a matrix। ये हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। यहाँ दो तो बड़ा इजी है, सिंपल सा लिखा हुआ बात कि आगे जो हम लोग इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन आपका एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। जैसे आप मैथ्स पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, तो उसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा। और जब उसको सॉल्व करेंगे तो अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में के मेथड से सॉल्व करेंगे, और अगर उसका रिजल्ट आ गया, नहीं जैसे होता है ना कि हाँ कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है कि x+y=2, x-y=3, तो इसमें x और y, ये एक इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें x और y का जो वैल्यू निकालना होता है, तो अगर x और y का वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू आ गया, जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो +y -y कट जाएगा, तो 2x = 5, x = क्या आ गया 5/2। इसी तरह x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। यानी अगर x और y का वैल्यू आ गया, यानी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल आ गया,
तो उसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि x और y का वैल्यू आया ही नहीं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, तो फिर यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू कहने का मतलब ऐसा वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, तो अगर वैसा वैल्यू आ गया तो वैसे सिस्टम को हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। वैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और किसी का जैसे इसमें सॉल्यूशन जो है एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। अगर एक या एक से ज़्यादा आ गया तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हमारा तीन इक्वेशन दिया हुआ है, a1x+b1y, लिखते चलिएगा सब लोग, c1 = d1। ये तीन इक्वेशन दिया हुआ। पहला इक्वेशन है a1x+b1y+c1 = d1, a2x+b2y+c2 = d2, a3x+b3y+c3 = d3। तो ये जो तीन इक्वेशन दिया हुआ है इसको हमको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। इससे पहले जिनका 10th में इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे, उसमें चैप्टर ही था शायद द्विघात समीकरण के नाम से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। उसमें अलग अलग इसका मेथड होता था, जिसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब मेथड होता था इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लाएंगे? ये जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पर जो है, ये जो a1 b1 c1 और d1 ये सारा कांस्टेंट वैल्यू है। और ये जो x और y आप देख रहे हैं ये सारा आपका वेरिएबल वैल्यू है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी इक्वल टू के इस लेफ्ट साइड वाला जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा ए है, इसके अंदर लिखेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे ये जो वेरिएबल वैल्यू है इक्वल टू के इस साइड वाला जो वेरिएबल है उसको मान लेते हैं लेट x। x इक्वल टू हो जाएगा आपका, x है, x है, y है। इसमें तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ c के साथ ना z लगा दिए, c1z, c2z और c3z। ये 3 × 3 ऑर्डर का बनाने के लिए यहाँ पे हम z लगा दिए उसको। तो इक्वेशन हमारा a1x b1y c1z = d1, a2x b2y c2z = d2, a3x b3y c3z = d3। तो इसमें जितना भी कांस्टेंट वैल्यू था, कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर लिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। और जो वेरिएबल वैल्यू था x y z उसको हम लोग x लेट करके उसको अलग कर लिए 1 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में। अब इधर जो हमारा बच गया ये, वो उसको भी लेट कर लेते हैं कुछ। जैसे मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी में हमारा क्या है, d1 d2 और d3। तो ये हम तीनों को क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। तो अलग अलग करने के बाद अब इस सिस्टम को, यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax = b। लिख देंगे देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written as ax = b। लेकिन हमको क्या बोला गया था यहाँ हेडिंग में आप जब देख रहे थे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो इसको इनवर्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। कि इनवर्स के फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, आ, दोनों तरफ
मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। इस साइड जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर, इस साइड भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ठीक। तो अब हमारा एक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है, आप लोग को पहले भी बताए थे कि ए इनवर्स ए इंटू होता है आई। जब इनवर्स पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए बराबर होता है आई। इसको आप कोई भी मैट्रिक्स लेकर के अपने से भी प्रूव कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है यहाँ पर कि ए इनवर्स को जब ए से मल्टीप्लाई, यानी कोई एलिमेंट हम, कोई मैट्रिक्स हम ए लिए, उसका इनवर्स निकाले और इनवर्स निकालने के बाद जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक। इनवर्स के लिए कल क्वेश्चन भी कुछ दिए थे, बताए भी थे कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये सारा चीज पहले हो चुका है। तो दोनों तरफ क्या किए कि हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए इनवर्स से। तो यहाँ देखेंगे कि ए इनवर्स ए है तो ए इनवर्स ए इंटू क्या होता है आई, आई है और एक्स है बराबर, इधर है आपका ए इनवर्स बी। ठीक। तो अब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर सेम वही मैट्रिक्स आता है। क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट वन होता है। वन मतलब वन से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। ये एक्स का एक्स ही रहेगा बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। यानी हमारा जो रियल इक्वेशन निकल करके आएगा जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो आपका होगा ए इनवर्स बी बराबर एक्स। क्लियर है सबको? किसी को कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। क्या क्या एप्लीकेशन है? तो पहला हम लोग देखे थे कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहाँ पे काम करेगा? देखिए यहाँ पे इक्वेशन के रूप में हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसी तरह इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या वो कोई और इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में ही दिया हुआ रहेगा। तो इस इक्वेशन के फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हमको फाइंड करने बोलेगा कि एक्स वाई या जेड जो भी है वेरिएबल उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो उसका वैल्यू अगर हमारा एक या एक से ज़्यादा आता है तो वो हमारा कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन अगर उसका वैल्यू आता ही नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं करता, अनडिफाइंड वैल्यू कुछ आ जाता है, जैसे हम जानते हैं जैसे ए इनवर्स है, फॉर्मूला भी जो हम लोग पढ़े ए इनवर्स बी बराबर एक्स पढ़े अभी। तो इनवर्स का क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो डिटर्मिना 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है निकालने के बाद वैल्यू जीरो आ जाए, तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बराबर क्या होता है एक्स, तो एक्स बराबर अनडिफाइंड, तो वाई बराबर भी अनडिफाइंड और जेड बराबर भी अनडिफाइंड। तो इस केस में क्या होगा कि वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम बाय लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स करना है इसमें कि क्या किए कि एक तीन इक्वेशन लिए, तीन इक्वेशन a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। इसमें से क्या किए कि हम तीन अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको डिवाइड कर दिए। पहला मैट्रिक्स जितना भी इसमें कांस्टेंट वैल्यू है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसको हम एक मैट्रिक्स ए मान लिए, ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स। फिर इसका जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड, इसमें कोई 1 2 3 नहीं लगा हुआ है, इसीलिए सब सेम है। इसलिए एक्स बराबर क्या है, एक हम मैट्रिक्स मांग लिए एक्स वाई और जेड, और इधर इक्वल टू इस साइड है d1 d2 d3, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो बी बराबर हो गया d1 d2 d3। तो यहाँ से जो हमारा सिस्टम, इसको सॉल्व करने का जो मेन इक्वेशन बेसिक इक्वेशन बनता है वो बनता है ए एक्स बराबर बी। लेकिन ए एक्स बराबर बी हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तो ऐसे भी वही आएगा लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता। यहाँ का कि सीधा है कि इनवर्स के रूप में इसको सॉल्व करना है। तो इसको इनवर्स के रूप में चेंज करने के लिए दोनों साइड में क्या कर दिए कि ए इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, ए इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या है कि अब प्रॉपर्टी होता है कि ए इनवर्स इंटू ए, या फिर कुछ भी रहे, ए की जगह कोई भी, यहाँ पर ए जो है वो कोई मैट्रिक्स है,
तो अगर मैट्रिक्स बी है तो बी इनवर्स इंटू बी, मैट्रिक्स सी है तो सी इनवर्स इंटू सी। ये बराबर क्या होता है, ये होता है आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो ए बी सी डी कोई भी मैट्रिक्स हो, तो वो हमारा ए ही आएगा। तो वही दोनों प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई किए। यहाँ ए इनवर्स इंटू ए तो हो गया आई, बच गया एक्स, इधर ए इनवर्स बी है, और फिर आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स तो वही मैट्रिक्स होता है, तो आ गया एक्स। तो हमारा इनवर्स के रूप में आ गया इक्वेशन। तो यही हमारा रियल इक्वेशन है जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्या है हमारा, ए इनवर्स बी बराबर एक्स। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हम सब कीजिएगा एक बार। बहुत गर्मी है यार। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इक्वेशन निकल करके आ गया ए इनवर्स बी बराबर एक्स। बड़ा लेंदी बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, बढ़ के पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, इसका एक और पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए कि जब ये किस कंडीशन में लागू होगा, जो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, तो सभी टाइप के मैट्रिक्स में लागू होगा, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स को छोड़ करके। सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब हो गया कि जब मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम लोग सिंगल एलिमेंट, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स करेंगे। ठीक, तो उसके केस में क्या है, तो वो लिखिएगा कि उस केस में क्या करेंगे। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, then determinant of A equal to 0. In this case, we calculate adjoint of A into B only। जब हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स निकले, तो फिर उस केस में ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। देखिए, मैट्रिक्स लगभग 10 प्लस टाइप का होता है, उसमें सिर्फ एक सिंगुलर मैट्रिक्स को छोड़ करके बाकी सभी में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जैसे ही वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 होता है, तो वो तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बस इतना सही निकालेंगे इसमें। अब इसमें भी दो केस हो सकता है। पहला केस क्या हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो हमारा 0 आ जाए, या दूसरा केस हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा 0 नहीं आए। अब उस दोनों केस में क्या करेंगे, अगला पॉइंट लिखिएगा। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ओ। ओ यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ओ जो है वो बिंग जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, 0 हो। इशू और क्या है प्रॉब्लम। क्वालिटी इशू आ रहा है, अगर सभी को आ रहा है तब तो कुछ करना पड़ेगा, और नहीं अगर सभी को नहीं आ रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा लाइट ऑन, थोड़ा सा तो इशू होगा। हम बोल भी रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं उसको सुन करके भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हम बोल रहे हैं, लिखिए। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ओ। ओ क्या है, ओ को हम मान लिए यहाँ पर एक जीरो मैट्रिक्स है, देन solution does not exist and the system of equation is called
इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं या ओ जो भी बोलिए। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, लकी इतना लेट। सर चाय पीने आ गए थे। इतनी गर्मी में चाय पीजिएगा जी। खैर चलिए, हम बोले थे, आप भी थे पिछले क्लास में कि हाँ इम्पोर्टेंट क्लास होगा आज का। जी सर सुने थे, इसलिए लेट से भी ज्वाइन किए। वाह 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 वाह। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम में बी। एक और महारथी आए हैं, कहाँ थे रावेन? भाग जाएगा। सर देख नहीं पाए। तुम भी चाय पीने गया था लकी के साथ? नहीं सर चाय नहीं पी रहे। चलिए चलिए लिखिए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ओ, देन सिस्टम में बी, देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट according as the system have either infinitely many solution or no solution। रिपीट कर दे रहे हैं, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो यहाँ पे एक जीरो मैट्रिक्स है, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट according as the system have either infinitely many solution और no solution। यानी कि अगर इसमें इस केस में एडजॉइंट सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर जीरो नहीं हो, तो क्या करे, तब क्या होगा, वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर जीरो आ जाए, तब वैसा सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट हो सकता है, दोनों पॉसिबल है चांस होने का। क्या वो डिपेंड करेगा कि उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट आता है या मेनी सॉल्यूशन आता है या कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आता। अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन आ जाएगा तो उसका कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो के केस में कंफर्म है कि वो इनकंसिस्टेंट ही होगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़े, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 5y इक्वल टू 1। 2 इंटू टू ऑर्डर का ही ले रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में 3 इंटू थ्री ऑर्डर कर लेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो इस केस में अब क्या है कि सबसे पहले आपको बताए थे कि सारा कांस्टेंट वैल्यू अलग, वेरिएबल वैल्यू अलग करना। तो एक मैट्रिक्स ए लेट कर लिए, ए में हो जाएगा 2 5 और नीचे हो जाएगा 3 2। ठीक है, उसके बाद एक एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें आपका दो ही है, एक्स और वाई। तीसरा एक बी मैट्रिक्स हो जाएगा, बी मैट्रिक्स में हो जाएगा 1 और 7। ठीक, अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहला कंडीशन है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा नहीं है। जब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर चेक कर, सबसे पहला काम हमेशा कीजिएगा कि ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। ठीक, जैसे ए इनवर्स बी,
ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स, यही फॉर्मूला है। तो ऐसा ए इनवर्स निकालने जब जाएंगे तो ए इनवर्स बराबर बी क्या निकालेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता था, पहले माइनर निकालते थे, उसका कोफैक्टर निकालते थे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देते थे, तो वही हो जाता था एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हम लोग पहले एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिक है उसका। क्यों? क्योंकि पता चला हम बहुत 3 into 3 ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में लगभग कम से कम 10 मिनट लगता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, अब बाद में जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने गए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 0। तो जब 0 आ गया तो ये सारा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये कब करना है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। लेकिन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले इस केस में, या सिर्फ इनवर्स का भी क्वेश्चन पूछ दे तो पहला काम होगा डिटर्मिनेंट निकालना, ना कि एडजॉइंट निकालना। जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 आया, 0 आया यानी कि वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, उसका वैल्यू ही नहीं आएगा फिर कोई। तो फायदा हमको एडजॉइंट निकाल के, हाँ जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 नहीं आएगा, देन तब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालेंगे, फिर इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। समझ में आई बात? तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 into 2 का इजी है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 into 2 हो जाएगा 4, अब -3 into 5 हो जाएगा 15। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया हमारा -11, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी हमारा काम बन गया, यानी हम आगे बढ़ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -11, ठीक, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए अब जा आगे दूसरे बनाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारा -11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अब निकालना क्या है, अब इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, क्या कि सबको मालूम ही है एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो ए इनवर्स बराबर बताए क्या थे, ए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1/-11। और जब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिएगा तो 2 into क्या हो गया, अरे यार कॉल आ गया था। तो 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में क्या था कि आपको बताए थे शॉर्टकट तरीका सीधा क्या निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। तो क्या शॉर्टकट तरीका था कि ये डायगोनल वाला जो एलिमेंट है ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ तो दोनों सेम सेम है, तो जो लिखिए बात होता, अगर यहाँ 3 रहता 2 रहता यहाँ, तो ये इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाता है। ठीक है, ये ट्रिक है एडजॉइंट ऑफ ए 2 into 2 ऑर्डर में निकालने का। तो जो यहाँ डायगोनल वाला है उसको हम डायगोनल में ही लिख देंगे। इस दोनों का नंबर इंटरचेंज नहीं होगा, साइन इंटरचेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा। ये सीधा एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट में निकल गया, आप चाहें तो इसको लॉन्ग कट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ए इनवर्स का वैल्यू अब हमको निकालना क्या है, एक्स। तो एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स जो आया हमारा 1/-11, 2 -5 -3 और 2, और फिर इंटू बी जो है हमारा, बी क्या है, 1 और 7 है। बी है हमारा 1 और 7। अब इसको जब सॉल्व करके आइएगा, तो सॉल्व करके आने के बाद इधर एक्स जो है वो हमारा एक्स और वाई है। अब बराबर जब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 1/-11 को मल्टीप्लाई करके, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इधर आ जाएगा आपका 3 और -1। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इधर जो एक्स जो है वो आपका 1 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इधर जो आपका रिजल्ट आएगा ए इनवर्स बी का, वो भी आपका सेम ऑर्डर का ही होगा जो ऑर्डर का आपका एक्स होगा हमेशा। कभी भी उसका दोनों का ऑर्डर से अलग नहीं होगा। अगर एक्स जो है आपका वो
3 ऑर्डर का है, यानी कि 1 into 3 ऑर्डर का है या 3 into 1 ऑर्डर का है। तो जिस ऑर्डर का आपका एक्स रहेगा उसी ऑर्डर का ए इनवर्स बी का भी वैल्यू आएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तब ना हमारा एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से एक्स की जगह है 3, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3, या वाई की जगह है -1, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा -1। क्लियर है सबको? बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया आज। चलिए क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। लिखिए होमवर्क। x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। ये आपका होमवर्क है, इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखिए शेड्यूल के अनुसार अगर हम कल चलेंगे तो शेड्यूल के अनुसार कल जो है मेरा क्लास 2:45 में है। तो 2:45 में आपका किसी का क्लास भी होता है? नो सर। टू जब 2:45 में नहीं होता है तो यानी कि तब 99.9% चांस है कल की क्लास 2:45 में होगी। एक बार लिंक देख लीजिएगा आप। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।